अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है प्रीएम्पशन में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एसजेएफ यानी शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नॉन प्रीएम्पशन में किस तरह से वर्क करता है। तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर देख लें ताकि आपको सारी बेसिक शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट के रिकॉर्डिंग मिल जाए। आज हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है बट इन द प्रीएम्पशन। हियर इज द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। हियर इज द प्रोसेस नेम। यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4। उनका अराइवल टाइम भी हमें गिवन है, लाइक P1 का जो अराइवल टाइम वो 0, P2 का अराइवल टाइम 2, P3 का अराइवल टाइम 4 एंड P4 का अराइवल टाइम 5। और बिल्कुल इसी तरह हमें बर्स्ट टाइम भी गिवन है फॉर द प्रोसेस फ्रॉम P1 टू P4। ओके, अब हमने इंप्लीमेंट करनी है, एक डायग्राम बनाएगा। डायग्राम के थ्रू हम इजीली समझेंगे कि शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। बट उस डायग्राम को बनाने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि दिस इज़ द प्रीएम्प्टिव, कि ये जो हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर दिया और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन प्रीएम्प्टिव। सो प्रीएम्प्टिव क्या होता है? प्रीएम्प्टिव बेसिकली हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिथम होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो सीपीयू है वो प्रोसेस को पकड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन किस टेक्निक में? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव में ये होता है कि लेट सपोज अराइवल टाइम 0 पे एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू को मिल गया। अब सीपीयू उसको रन कर रहा है, लेकिन उसी टाइम पे उस रनिंग के दौरान मतलब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और उसी दौरान एक दूसरा प्रोसेस मेमोरी में आता है। तो सीपीयू क्या करेगा? पहले वाले जो प्रोसेस होगा उसको बाहर निकाल देगा और दूसरे वाले प्रोसेस को पकड़ लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब प्रोसेस नंबर 2 ये एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है सीपीयू से, तो उसके दौरान एक तीसरा प्रोसेस मेमोरी में आ जाता है और वो जो मेमोरी में प्रोसेस आता है उसका जो बर्स्ट टाइम है वो कम है। अगर उसका बर्स्ट टाइम कम है तो सीपीयू क्या करेगा? जो रन कर रहा होगा जिस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को बाहर फेंक देगा और जो नया प्रोसेस आया है जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको पकड़ लेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। बिल्कुल इसी तरह जब उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, रन कर रहा होगा, तो उस टाइम पे जब कोई नया प्रोसेस हमारा दोबारा मेमोरी में आता है, लेट्स सपोज द P4, अगर उसका जो बर्स्ट टाइम है वो पहले वाले से कम है तो सीपीयू क्या करेगा? पहले वाले को बाहर फेंक देगा और जिसका बर्स्ट टाइम कम है उस वाले प्रोसेस को पकड़ लेगा और इस तरह से वो एग्जीक्यूशन करेगा। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे तो हमें ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ जिससे पता चलेगा कि जो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो वर्क कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने देखा इसमें अराइवल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अराइवल टाइम को हमने जहन में रखना है। ओके, सबसे पहले अराइवल टाइम 0 है। अराइवल टाइम 0 पे P1 हमारे पास पहुंचा, हियर इज द P1। अराइवल टाइम 0, अराइवल टाइम 0 पे मतलब तब तक मेमोरी में कोई भी प्रोसेस नहीं था। 0 टाइम पे हमारे पास P1 पहुंच गया। जब एक ही प्रोसेस है मेमोरी में तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। बाय डिफॉल्ट वो सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब देखिए अराइवल टाइम का जो बर्स्ट टाइम है वो 7 है। कितना है? 7। मतलब कि जो हमारा सीपीयू है वो लेट सपोज 7 सेकंड्स लेगा P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए या मिली सेकंड्स लेगा P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, अब देखें हमारे पास जो प्रोसेस 1 है वो एग्जीक्यूट हो रहा है बाय सीपीयू से। अब इसने लेना था 7, इसका जो टाइम था वो कितना था प्रोसेस 1 का? 7। बट जैसे ही वो 0 से गया 2 तक, मतलब 0 1 2, जैसे ही वो 2 पे पहुंचा उस टाइम पे एक नया प्रोसेस आ गया है। मतलब अभी इसने इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं किया इस पूरे बर्स्ट टाइम को। एक नया प्रोसेस 2 पे जब वो पहुंचा तो एक नया प्रोसेस पड़ा आ गया मेमोरी में। अब देखा इस प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है। पहले का कितना था? 7। अब इसका कितना है? 4। मतलब हमने देखा प्रीएम्प्टिव में क्या होगा और शॉर्टेस्ट जॉब में ये होगा कि हमारा नया प्रोसेस जब मेमोरी में आता है अगर उसका बर्स्ट टाइम पहले वाले से कम है तो सीपीयू पहले वाले को बाहर निकाल देगा और दूसरे वाले को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये देखें कि जब हमारा सीपीयू इस वाले प्रोसेस को जिसका बर्स्ट टाइम ये है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, अभी वो 2 तक गया है, अभी वो 2 टाइम तक गया है, तो प्रोसेस 2 उतनी देर में मेमोरी में आ जाता है। तो फिर ये क्या करेगा? इसने 2 तक एग्जीक्यूट कर लिया था, मतलब 0 से लेकर 2 तक एग्जीक्यूट कर लिया था। तो 7 में से जब हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 3 4 5 6 7। सो वी हैव द 5। तो 5 टाइम यानी 5 सेकेंड्स हैं अगर, या 5 मिली सेकेंड्स है तो वो अभी भी हमारे पास पड़े हुए हैं। इसका बर्स्ट टाइम 5 हमारे पास पड़ा हुआ है। तो जो हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी में हमारे पास जब 2 आ गया तो सीपीयू ने 2 वाले को प्रोसेस 2 को प्रोसेस 2 को पकड़ लिया। अब प्रोसेस 2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है। ओके, अब इसका मतलब है इसने 2 से मूव होना है 2 3 4 5 6।
तो कहाँ तक जाएगा, मतलब 6 तक ये जाएगा, 2 से लेकर 6 तक ये जाएगा। जब हमने देखा कि प्रोसेस 1 है ये 0 से शुरू हुआ और ये कहाँ तक गया, अभी सिर्फ इसने 2 तक ही एग्जीक्यूट किया है। कहाँ तक एग्जीक्यूट किया है, सिर्फ 2 तक। और प्रोसेस 2 आ गया, मतलब वो भी 2 पे था तो इसलिए उसको हम ले आए। अब इसने जाना है 6 तक, 2 से लेकर 6 तक। जब जैसे ही वो 2 से 4 तक गया तो एक नया प्रोसेस आ गया, मतलब 2 3 4। जैसे वो 4 पे गया एक नया प्रोसेस P3 आ गया। अब इसका बर्स्ट टाइम देखें 1 है, इसका जो बर्स्ट टाइम है वो पहले वाले से कम है। तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे कि CPU जो होगा वो इस वाले मतलब P3 वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा और पहले वाले प्रोसेस को छोड़ देगा। तो P2 वाला जो प्रोसेस है वो 2 पे शुरू हुआ था और वो कहाँ तक वो जाएगा, सिर्फ 4 तक जाएगा। उसका जो फिनिश टाइम होगा वो क्या होगा, 4 पे उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि एक नया प्रोसेस 4 पे आ गया था। अब देखें ज़रा कि हमने इसको 4 ने कहाँ तक जाना है, इसका बर्स्ट टाइम 1 है, मतलब 4 से 5 तक ही सिर्फ जाएगा। तो जब P3, वी आर टॉकिंग अबाउट P3, जब P3 4 से 5 तक गया, मतलब 4 से कहाँ तक गया, 5 तक गया। जब ये 4 से 5 तक गया तो P4 जिसका अराइवल टाइम 5 था, मतलब वो 5 तक पहुंचा तो ये 5 वाला प्रोसेस मेमोरी में आ गया। हमने देखा कि इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, 4 है, ठीक है। लेकिन इसका बर्स्ट टाइम क्या है, ज़्यादा। जब इसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है तो हम इसको मेमोरी में नहीं लेके आएंगे। ओके, अब अगर आप P2 को देखें, P2 ने 2 से 4 तक मतलब सिर्फ 2 टाइम्स तक चलाया है तो इसका 2 टाइम अभी भी पड़ा हुआ है। और P3 कंप्लीट 4 से 5 तक कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया तो इसमें अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और P4 का हमारे पास जो है वो बर्स्ट टाइम 4 है। और हमने क्या देखना है, हमें देखना है शॉर्टेस्ट जॉब, जो सबसे छोटी है उसको पकड़ो। तो अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस मेमोरी में आएगा जिसका जो बर्स्ट टाइम है वो सबसे कम होगा। देखें P3 तो वैसे ही एग्जीक्यूट होगी, इसको मैंने काट दिया, ठीक है। उसके बाद देखें P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 2 है, इसका मतलब है बर्स्ट टाइम 2 जो है वो 5 और 4 से छोटा है। तो बर्स्ट टाइम 2 वाला जो प्रोसेस है वो ही मेमोरी में दोबारा आएगा और वो एग्जीक्यूट होगा। वो एग्जीक्यूट हुआ 5 से लेकर 2 तक है तो 7 तक एग्जीक्यूट हो गया, मतलब 2 है ना ये, तो 5 + 2 = 7, ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास मेमोरी में ये 2 प्रोसेस पड़े हुए हैं। अब इसमें जो सबसे छोटा ऐसा प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। एंड हियर इज द P4 का जो बर्स्ट टाइम है 4 है, सो P4 वाला हमारा एग्जीक्यूट होगा। एंड 7 + 4 इट विल बी = 11। ओके, अब ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास पड़ा हुआ है प्रोसेस 1 जिसका बर्स्ट टाइम 5 बचा हुआ है। सो हियर इज द प्रोसेस 1, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 5। 11 + 5 इट विल बी = 16। तो ये हमारे पास फिनिश टाइम निकल आए हैं, ये हमारे पास क्या निकल आए हैं, फिनिश टाइम। ओके, अब हम इस टेबल को देखते हैं कि प्रोसेस नेम, दिस इज अ गिवन क्वेश्चन, अराइवल टाइम भी क्वेश्चन में गिवन है, बर्स्ट टाइम भी क्वेश्चन में गिवन है। हमने बेसिकली निकालना होता है फिनिश टाइम और वेटिंग टाइम। अब हम यहाँ पे फिनिश टाइम निकालेंगे। अब देखें ज़रा फिनिश टाइम कैसे वर्क करता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस 1 P1 देखें, हियर इज द P1। ओके, इसके बाद P1 यहाँ पे है, लास्ट वाला P1 हमने चेक करना है, उसका क्या है हमारे पास 16। हियर इज द वेटिंग टाइम, फिनिश टाइम विल बी 16। ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट P2, यहाँ से देखें P2, ये P2 का क्या है 7, तो P2 का हमारे पास फिनिश टाइम क्या आ गया, 7। ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट P3, अब यहाँ से देखें P3 कहाँ पे है, ये P3, और P3 का हमारे पास जो फिनिश टाइम है इट विल बी द 5, यहाँ पे 5 आ गया। अब है P4 का यहाँ से देखना शुरू करें, कहाँ पे है प्रोसेस, ये प्रोसेस है, और इसका जो हमारे पास फिनिश टाइम है दैट इज़ द 11, तो ये हमारे पास 11 फिनिश टाइम आ गया। इसका मतलब हमारा जो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू प्रीएम्पशन है वो सही वर्क कर रहा है। अब जब फिनिश टाइम भी हमारे पास आ गया, अब हमने निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम किस तरह से निकालते हैं, तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए वेटिंग टाइम का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, तो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू द फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेटिंग टाइम। ओके, अब देखें वेटिंग टाइम P1 का वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, 16 - 7 - 0, तो 16 में से 7 निकाले, हमारे पास क्या आया 9। ओके, अब हम बात करते हैं P2 की, 7 - 4 - 2, 7 में से 4 निकाले इट विल बी 3, 3 में से 2 निकाले इट विल बी दी 1, सो हियर इज द वेटिंग टाइम 1। ओके, अगर हम बात करते हैं P3 की, 5 में से 1 निकाले 4, 4 में से 4 निकाले 0। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस P4, 11 में से 4 निकाले इट विल बी द
7 में से 5 निकाले, इट विल बी 2, सो हियर इज द आंसर 2। ओके, इस तरह से हमने वेटिंग टाइम भी इजीली निकाल सकते हैं। अब हम वेटिंग टाइम के बाद एक और चीज़ निकालेंगे, दैट इज़ द एवरेज वेटिंग टाइम। अब हम निकालने वाले हैं एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम किस तरह से इसको कंक्लूड करते हैं। एवरेज वेटिंग, दिस इज अ वेटिंग टाइम, इन सबको ऐड करेंगे 9 + 1 + 0 + 2 एंड द नंबर ऑफ प्रोसेसेस से इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4, सो हेयर इज अ टोटल 4 नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो हमारे पास क्या होगा, 9 + 1 10, 10 + 2 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 3 12, तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आएगा दैट इज द 3। सो हेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम पीपीएससी के लिहाज से, और अगर आप इंडिया से हैं तो गेट एग्जाम्स में आपको ये पूछा जा सकता है। आपको अपने बीएस के या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो जहाँ पर ये टॉपिक है उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आज हमने देखा था कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रीएम्पशन किस तरह से वर्क की जाती है। ये प्रीएम्पशन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है टॉपिक बाकी की निस्बत, इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है। थैंक यू।